आज अपन पढ़ेंगे लिपि, और लिपि में अपन पढ़ेंगे परिभाषा इत्यादि और कौन कौन सी भाषाओं की कौन कौन सी लिपि हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं भाषा को लिखित रूप देने के लिए मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे भाई? लिपि कहेंगे। भाई अपन ने भाषा के भेद में पढ़ा था कि मौखिक और लिखित दो भेद होते हैं। तो मौखिक तो अपना व्यक्तवाणी हो गई और उसके लिखित रूप को हम जो कहेंगे वो लिखित रूप होता है। लेकिन लिखित रूप प्रकट करने के लिए निश्चित ध्वनि संकेतों या चिन्हों की आवश्यकता होती है और उसे ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब देखिए भाषा को लिखित रूप देने के लिए लिपि, बिल्कुल भाई कोई भी मौखिक भाषा है और उसे अगर हम लिखित रूप देना चाहते हैं तो लिखित रूप किसके माध्यम से देंगे? लिपि के माध्यम। कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी भाषा के निश्चित ध्वनि संकेत या चिन्ह होने चाहिए जिसके अनुसार हम उसे लिखित रूप दे सकें। परिभाषा, लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं, अर्थात भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों से लिखा जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं भाई? लिपि कहते हैं। भाई जैसे हम देवनागरी लिपि को लेते हैं तो देवनागरी लिपि के मानक रूप को प्रकट किया गया है, उसमें बताया गया है कि कौन सा जो चिन्ह है वह कौन सी ध्वनि के लिए उपयोग में लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कई एग्जाम्पल देता हूँ या कई एग्जाम्पल देता हूँ, तो वहाँ पर कै ध्वनि के लिए ये एक निश्चित चिन्ह बनाया गया है कि भाई जहाँ अपने को कै ध्वनि प्रकट करनी है वहाँ हम लिखित रूप इसको देंगे। ठीक है, अब अपन आते हैं भाषा और उनकी लिपियाँ कौन कौन सी। भारत की हम बात करते हैं तो प्रमुख रूप से ये 3-4 भाषाएं भारत में प्रचलन में हैं। तो हिंदी की अपन बात करते हैं तो उसकी जो लिपि है वो देवनागरी है, इसे नागरी भी कहा जाता है। अंग्रेजी की अपन बात करते हैं तो इसकी लिपि रोमन है। उर्दू की अपन बात करते हैं तो इसकी लिपि फारसी है। पंजाबी की अपन बात करते हैं तो इसकी लिपि गुरमुखी है। तो प्यारे बच्चों, ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लिपि से ही जुड़े हुए कुछ और टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद। टॉपिक में आगे है एक विशेष है, इसमें एक दो इसमें देख लें। सब प्राचीन भारत में 2 लिपियाँ प्रचलित थी जिनमें एक ब्राह्मी लिपि थी और दूसरी खरोष्ठी लिपि थी। देवनागरी लिपि की हम बात करते हैं तो ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ है। खरोष्ठी लिपि जो है वो विकसित लिपि नहीं कही जाती है और इसकी अब बात करते हैं तो ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अशोक महान ने भी खरोष्ठी लिपि में मात्र 2 ही अभिलेख मिलते हैं जो वर्तमान पाकिस्तान में है, शहबाजगढ़ और एक है ये मनसहरा, ये पाकिस्तान में है। और 37 वर्णों की ये थी तो ज़्यादा विकसित इसमें मात्राएं भी नहीं थी, वर्ण भी ज़्यादा नहीं थे, संयुक्ताक्षर वगैरह का इसमें प्रयोग नहीं होता था, तो खरोष्ठी लिपि ज़्यादा विकास नहीं कर पाई और ब्राह्मी लिपि से हमारी देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। नंबर 2 की अपन बात करते हैं। देवनागरी लिपि का प्रयोग हिंदी के अतिरिक्त कौन कौन सी भाषाओं में होता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी के अलावा संस्कृत, भाई संस्कृत अगर अपन बात करते हैं तो हिंदी की जो मातृभाषा है, जो जननी भाषा है वो संस्कृत ही है। मराठी, कोंकणी गोवा में बोली जाती है कोंकणी भाषा, नेपाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये जो भाषाएं इनमें भी देवनागरी लिपि का ही प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान होगा कि हिंदी की जो लगभग 5 क्षेत्र भागों में जो बांटी गई थी बोलियां, लगभग 18 बोलियों से 22 भाषाओं का विकास हुआ है, जिन 22 भाषाओं को हमारे संविधान ने 8वीं अनुसूची में मान्यता भी प्रदान की है। तो अगर अपन बात करते हैं कोंकणी, मराठी, ये जो भाषाएं हैं ये मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। महाराष्ट्र में मराठी का प्रयोग किया जाता है। अब अपन आते हैं देवनागरी लिपि की विशेषताएं कि भाई देवनागरी लिपि की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। इस तरह के जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में आ जाते हैं और चूंकि ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है तो 2 या 3 नंबर का भी ये प्रश्न बन जाता है। इस तरह के जो प्रश्न आते हैं जैसे जो एक तरह से ऑब्जेक्टिव या जिनको हम कहें कि एक लाइन में जिनका उत्तर देना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो आते नहीं अपने बोर्ड के एग्जाम में। यहाँ ऐसे प्रश्न बन सकते हैं जैसे भाई हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरी। या ये भी पूछ सकता है देवनागरी लिपि का विकास किस भाषा से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। या वो पूछ सकता है भारत में प्रचलित 2 प्राचीन भाषाएं कौन कौन सी थी? तो ब्राह्मी या खरोष्ठी। इसके अलावा
ये भी पूछ सकता है हिंदी के अलावा देवनागरी लिपि का कौन कौन सी 2 भाषाओं में और प्रयोग होता है, तो आपको ये लिख देना है। अब अपन आते हैं विशेषताओं पे। विशेषताओं की अब बात करें तो सबसे पहली जो विशेषता है वो तो ये है कि यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। जैसे मैंने अब लिखते हैं अपन इधर से दाएं से बाएं की तरफ, तो ये इसकी एक विशेषता है। दूसरी इसकी विशेषता है वो है उच्चारण के अनुरूप ही लिखी जाती। भाई हमारी हिंदी की देवनागरी लिपि की ये विशेषता है कि जैसा वो उच्चारित होती है, जैसा उसको बोला जाता है, वैसा ही उसको लिखा जाता है। अब यहीं आप अगर अंग्रेजी को देख लेते हैं तो वहाँ आपको देखेंगे कहीं क के लिए से प्रयोग में होता है, कहीं क के लिए के प्रयोग में होता है। हिंदी में ऐसा नहीं है भाई। हिंदी में तो जो उसका उच्चारण है उसके लिए निश्चित जो वर्ण है, निश्चित जो ध्वनि संकेत चिन्ह है वही प्रयोग में होता है। तीसरा अंतर अपन देखते हैं, संपूर्ण लिपि स्वर एवं व्यंजनों में विभक्त है। भाई हिंदी वर्णमाला की अपन बात करते हैं तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। इसके अलावा 4 संयुक्ताक्षर है जिनमें से 3 को देवनागरी लिपि में प्रमाणित किया गया है, मानक माना गया है। तो यहाँ स्वर और व्यंजनों में इसे बांट दिया गया है। चौथी इसकी जो विशेषता है वो है एक वर्ग के वर्णों का उच्चारण एक ही स्थान से होता है। कंठ्य वर्ण है कि तालव्य है कि ओष्ठ है कि मूर्धन्य है, कि ये जो अंतर है, ये जो व्यंजन हैं इनको वर्गों में बांटा गया है, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। इसका जब मानक रूप देवनागरी लिपि का मैं आपको बताऊंगा तो उस समय मैं आपको बताऊंगा। यहाँ जो जिस वर्ग के जो भी वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान एक ही है, चाहे वो तालव्य है, चाहे वो कंठ्य है, चाहे वो ओष्ठ है, चाहे वो मूर्धन्य है। 5वां इसका जो अंतर है, इसमें शिरोरेखा का प्रयोग होता है। ये जो मैंने लाइन खींची हुई है ये वाली, ये शिरोरेखा है। यानी कि जब हम वर्णों को अंकित कर देते हैं क मैल, अभी भैया अगर ये आप देखें तो ये अभी वर्णीय है, ये क्या है अभी वर्णीय है। लेकिन यदि हम इन वर्णों को एक शिरोरेखा से बांध देते हैं तो ये एक शब्द का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? एक शब्द का रूप ले लेता है। तो इसमें शिरोरेखा का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। जब अपन पढ़ाते हैं तो मैं कई बच्चों को इस बात पर टोकता भी हूँ। कई बच्चे क्या करते हैं, लिखने के बाद में शिरोरेखा का प्रयोग नहीं करते हैं। ये गलत तरीका है, ये एक भाषा की अशुद्धि है भाई। क्यों? क्योंकि अगर हम शिरोरेखा से उनको नहीं बांधते हैं तो वो तो वर्णीय है, शब्द का रूप कहाँ ले पाए। तो इसमें शिरोरेखा का प्रयोग होता है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं, चाहे उर्दू भाषा देख लें, चाहे अंग्रेजी भाषा देख लें, इनमें शिरोरेखा का प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद में अपन छठे का देखते हैं। छठा, इसमें उच्चारित वर्ण ही लिखे जाते हैं, यानी कि जो जैसा बोला जाता है उसे उसी रूप में लिख दिया जाता है। ये भी इसकी एक विशेषता है, कोई साइलेंट नहीं रहता है इसमें। अंग्रेजी भाषा में आप देखते होंगे साइलेंट रहता है, KNOW नो, लेकिन उसमें के का भी प्रयोग हो रहा है, तो वो अनावश्यक प्रयोग किया गया है, वह कोई उसका वर्ण उच्चरित नहीं हो रहा है। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है, हिंदी में जो उच्चरित वर्ण है वही लिखा जाता है। नंबर 7वां है, इसमें अनुनासिक और अनुस्वार ध्वनि के लिए पृथक चिन्ह है। यानी कि जो ध्वनियाँ नाक से बोलती है, अनुस्वार ये होती है और अनुनासिक ये होती है, चंद्र बिंदु जिसको अपन बोलते हैं। तो यहाँ पर अनुस्वार और अनुनासिक के लिए अलग से चिन्ह दिए गए हैं। अनुस्वार का प्रयोग हम आजकल जो पंचम वर्ण हैं उनके लिए भी कर देते हैं, जहाँ नाक से हल्की ध्वनि निकलती है। इसके अलावा अगर अपन अब देखते हैं तो ये है 8वां जो भेद है वह है, यह रोमन लिपि की अपेक्षा कम स्थान घेरती है। रोमन लिपि जिसमें अंग्रेजी भाषा को लिखा जाता है उसको अपन देखते हैं तो वह अपेक्षाकृत स्थान ज़्यादा घेरती है। हिंदी की अपन बात करते हैं तो अपेक्षाकृत कम स्थान घेरती है। इसका एक कारण यह है कि इसके जो व्यंजन रहते हैं उनमें स्वर की मात्राओं का भी प्रयोग हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि वो स्थान कम घेरेगी। इसके बाद अपन बात करते हैं नंबर 9 पर। तो इसमें देखते हैं, इसमें स्वरों के लिए मात्राओं की निश्चित व्यवस्था है। जैसा कि मैं भी आपको बता भी रहा था कि इसमें
स्वर के लिए अलग से मात्राओं का प्रावधान किया गया है। ए को छोड़ करके जो अन्य स्वर हैं उनके लिए मात्राओं का प्रयोग भी किया गया है। भाई इसको आप आगे भी मैं समझा दूंगा। यहाँ आप देख लीजिए, मान लीजिए ये क है और इसको हमने अगर आ की मात्रा लगानी है तो यहाँ पर जो आ की मात्रा का मानक रूप है वो ये है। इसको अपन अगर क के साथ में जोड़ते हैं तो ये बन जाता है का। तो इस प्रकार से इसमें जो स्वर की जो मात्राएं हैं उनका प्रावधान किया गया है, व्यवस्था की गई है। तो उसका फायदा हमको यहाँ मिलता है कि मात्राओं का प्रयोग इसमें वर्ण के विभाजन में व्यंजन एवं स्वर के मेल के समय होता है। जब हम स्वर और व्यंजन का मेल करते हैं तो किसी भी स्वर की जो मात्रा होती है वह किस पर चढ़ जाती है भाई? व्यंजन पर चढ़ जाती है। यानी कि जब हम किसी भी व्यंजन में कोई भी स्वर जोड़ते हैं तो इस स्वर की जो मात्रा है वो व्यंजन पर आ जाती है। किस पर आ जाती है? व्यंजन पर। अब अगर मैंने कहा था भाई ए की कोई मात्रा नहीं होती और कोई व्यंजन यहाँ पर हलंत है, हलंत व्यंजन है कोई, और पीछे अगर ए आता है तो यह पूर्ण हो जाएगा। मान लीजिए कई था और इसके पीछे कोई ए जुड़ा हुआ है तो ये इसको पूर्ण व्यंजन बना देगा। क्लियर? तो ये जो स्वर की मात्रा होती है ये किस पर आ जाती है भाई? व्यंजन पर आ जाती है। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी विशेषता है हमारी हिंदी भाषा की, जिसे विश्व की सभी भाषाओं में सबसे वैज्ञानिक भाषा भी माना जाता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि इसमें वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता है। वर्णों का जो विभाजन किया गया है कि कौन से स्वर हैं, कौन सा अनुस्वार होगा, कौन सा अनुनासिक होगा, कौन हलंत होगा, कौन विसर्ग होगा, स्वर की मात्राएं कौन सी हैं, कितने व्यंजन हैं, कितने संयुक्ताक्षर हैं, इन सब में वैज्ञानिकता के साथ में उनका विभाजन किया गया है। और इसी कारण से हमारी इस हिंदी भाषा को विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा माना जाता है। तो प्यारे बच्चों, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी ये देवनागरी लिपि के मानक रूप कौन सा है, इसकी वर्णमाला कौन सी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा। इसको आप उतारते रहें, रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।